तो आज होने वाली है दो कंट्री यूके वर्सेस यूएसए। तो कौन सी कंट्री हमें मूव करनी चाहिए स्टडी पर्पस से, सेटल पर्पस से, कौन से हमें जल्दी पीआर दे देगी, तो इन सारों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे पास 8 से 9 टॉपिक है, तो वीडियो को पूरी देखना एंड तक। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ इंग्लैंड के अंदर और मेरे को हो चुके हैं ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कंप्लीट। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ के इन्फॉर्मेशन जो भी बच्चे आने वाले इनटेक 2025 में या फिर और भी कंट्री जो मूव होने वाले उनके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आप लोगों को। पूरा एकदम ट्रूथफुली, पूरा एकदम सच्चाई यहाँ की मैं जो हकीकत है वो बताता रहता हूँ आपको। और अभी तक आपने मेरे से पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको यहाँ के एक्सपेंस बताए हैं, यहाँ पे कितने पाउंड्स लेके आए, यहाँ पे आपको जॉब्स कैसे मिलेगी, कैसे फाइंड आउट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवा के लेके आए यहाँ पे कि आपको जॉब्स में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने साहब आपको वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। बाकी आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, यार जितने भी लोग मेरे देखते हैं ना वीडियो को, तो यार वो सब्सक्राइब नहीं करते। देखता हूँ मैं काफ़ी रेशियो मेरे मतलब व्यूज़ का काफ़ी हाई होता है, लेकिन सब्सक्राइबर का काफ़ी कम होता है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जो भी जिनको भी नीड होती है इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इंडिया बैठ के, यार उनको शेयर कर दो प्लीज़ ना। यार जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यार इंडिया में बैठ के हम लोग पहले तो यार यही डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन से कंट्री मूव होनी चाहिए। हमें यूएसए जाना चाहिए, हमें कनाडा जाना चाहिए, हमें यूके आना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ यूके वर्सेस यूएसए की कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट होगी, कौन सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यूएसए में कौन सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे क्या नहीं है, मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास ऑलमोस्ट 8 से 9 टॉपिक है। और अगर आपको इनमें से कोई भी डिटेल में कोई भी टॉपिक चाहिए होगा वो नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊँगा। तो यार इंडिया में बैठ के ना पहले तो हम ये सोचते हैं वहाँ पे मतलब एब्रॉड जाके स्टडी करनी है, वहाँ पे सेटल कैसे होना और कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट होगी। तो यार आज का हमारा पूरा टॉपिक यही होने वाला है। यार मैं हूँ अभी पार्क के अंदर, तो काफ़ी ब्यूटीफुल पार्क है, देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल पार्क है। यहाँ पे घर वगैरह सारे कुछ है, तो यहीं मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपनी। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं जॉब का। जो कि हम इंडिया में बैठे हो या फिर कोई सी भी कंट्री में बैठे हो, सबसे पहला दिमाग में हमारा यही उठता है कि यार कौन सी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा होंगी, कहाँ पे हमारे पैसे ज़्यादा बनेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। तो भाई पहले हम बात कर लेते हैं यूएसए की। तो यूएसए की पता ही कि आपको काफ़ी बड़ा यार डेस्टिनेशन है, मतलब काफ़ी वर्ल्ड से लोग वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ना काफ़ी हाई लेवल है। वहाँ पे आपको मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जॉब के लिए, और आपकी कोई सी फील्ड हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जॉब ईजिली मिल जाती है। रैदर देन इस यूके की कंट्री की बात करूँ, अगर मैं यूके कंट्री में आपको मतलब अपनी फील्ड में अगर आप जॉब फाइंड आउट करेंगे ना, तो बहुत ही रेयर केस है कि आपको मिल जाए। तो यहाँ पे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी, मतलब इतना तो नहीं कह सकता कि आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो मतलब ये है कि 60 से 70% यहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उतनी नहीं है जितने यूएसए के अंदर है। मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए, जैसा कि आजकल चल ही रहा है माहौल, आपको पता ही है। लेकिन यूएसए के अंदर सीन पूरा अलग है, वहाँ पे आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी और पे रेट भी वहाँ पे काफ़ी हाई है। तो जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पे हमारा यूएसए नंबर 1 पे जाता है जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में। वहाँ पे आप इजीली तरीके से जॉब आप ढूंढ सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है वीज़ा के ऊपर। तो किस कंट्री का वीज़ा सबसे इजीली तरीके से लग सकता है, तो उसके बारे में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तो मैं बात करता हूँ यूके का। जैसा कि आपको पता है कि यूके का वीज़ा आजकल ईजिली तरीके से मिल जा रहा है। अगर आप स्टडी पर्पज़ से आए यहाँ पे, मतलब काफ़ी मतलब बेसिक सा इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद खास इंटरव्यू होता है और फिर सीधे आपको डायरेक्ट यहाँ की मतलब आपके वीज़ा आ जाता है घर पे। तो नॉर्मल सा तरीका है जो कि यूके मतलब बहुत ही ईजी तरीके से वीज़ा दे रहा है आजकल, जैसा कि आपको पता है अदर कंट्री के मुकाबले। अब बात करते हैं यूएसए की, और अब बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए का वीज़ा लेना तो यार मतलब एक ऐसा है ना कि मतलब कुछ आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया हो, तो बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी टफ है यूएसए का वीज़ा लेना कंपैरिजन टू अदर कंट्री लाइक यूके की बात कर रहा हूँ ना। तो यूके में आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है, लेकिन अगर आप यूएसए की बात करें तो भाई उसमें आप इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, बहुत हाई लेवल इंटरव्यू होता है और काफ़ी सारे प्रोसेस होती है, उसको आप मतलब क्रॉस करना पड़ता है। फिर दूसरी बात ये कि काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं, पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। फिर वीज़ा चांस काफ़ी बहुत ही मतलब 50 से 60% चांस है कि आपका वीज़ा लग जाए। और यूके में तो आपका ये है कि 99% आपका वीज़ा लगना ही लगना है, लेकिन यूएसए में ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। यूएसए का वीज़ा लगना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है आज के टाइम में, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू काफ़ी हाई लेवल होता है, बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती है कि मतलब बहुत क्लियर करना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो भाई पैसों की, और वीज़ा रेशियो भी काफ़ी मतलब डाउन है यूएसए का, यानी कि 50 से 60% ही है कंपेरिजन टू यूके का वीज़ा रेशियो जो है वो आपको पता ही है 99% वीज़ा रेशियो है यूके का। तो इसमें हमारा जो है यूके ऊपर होता है और यूएसए नीचे है। बाकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि मतलब
यार कौन सा बेस्ट कंट्री है और क्यों वीज़ा नहीं दे रही है ना। हम बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। जब हम इंडिया में बैठे होते हैं तो सोचते हैं अगर हम कोई भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की कम्युनिटी कैसे होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का खाना कैसा होगा, वहाँ पे हम रह भी पाएंगे, वहाँ का वेदर कैसा होगा। तो तीसरा टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो यार कम्युनिटी के बारे में तो अगर हम बात करें कि यूएसए में क्या है कि डिफरेंट कंट्री के वहाँ पे लोग हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने कि यूके के अंदर। यूके में अगर बात करें कि मतलब जो अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन लोग काफ़ी मात्रा में हैं यहाँ पे, और एशियन काफ़ी मात्रा में है, चाइना के लोग काफ़ी मात्रा में, मतलब यूरोप के काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको इंग्लैंड ना, मेरे को तो लगता है कि जो इंग्लैंड के खुद के लोग हैं ना, बहुत ही ना के बराबर मिलेंगे, और अदर कंट्री के काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे कंपेरिजन टू यूएसए में ऐसा सीन यूएसए में है, लेकिन थोड़े बहुत है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है अदर कंट्रियों को आने के लिए ना। तो मतलब इस चीज़ में मैं तो यूएसए को ठीक मानता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही कम मतलब और कंट्री के लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है कंपेरिजन टू यूके की। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे आते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं। तो आपको हर एक टाइप के लोग देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा उनका रेशियो काफ़ी बड़ा होगा। लाइक एशियन की बात कर ले, अफ्रीकन की बात कर ले, या फिर कोई भी कम्युनिटी की बात कर ले। और यहाँ पे ये है कि फ़ूड आपको ईजिली तरीके से मिल जाता है कंपेरिजन टू यूएसए में क्या है कि एक तो बहुत ही बड़ा वहाँ पर प्लेस काफ़ी बड़ा है, तो आपको मतलब फ़ूड के लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आपको हर मतलब 10 कदम के आपको शॉप मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, फूड्स वगैरह आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे कंपेरिजन टू यूएसए की। तो इस मामले में यार मैं तो ये मानता हूँ कि यूएसए काफ़ी ठीक है, मतलब कम्युनिटी के मामले में, क्योंकि वहाँ पे लोग एक तो कम है, ऊपर से डिफरेंट कल्चर के लोग कम है, तो काफ़ी बेनिफिट देता है कंट्री को ये भी ना। तो देखो भाई यूएसए इस मामले में आगे, और यूके थोड़ा सा समझ जाओ बाकी ना। और तो टॉपिक के ऊपर बात करें कि अगर आप यहाँ पे आते हैं या फिर यूएसए में, यूके में अपनी फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली को बुलाना चाहते हैं, खुद रहना चाहते हैं, तो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है आपकी हेल्थ। तो मैं फोर्थ टॉपिक में हेल्थ के ऊपर कवर करूँगा। अगर मैं यूके की बात करूँ तो यहाँ पे हेल्थ आपकी बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे किसी भी अस्पताल में जाओ गवर्नमेंट में तो आपको पूरा फ्री में इलाज होता है मेडिसिन से अलग। तो यहाँ पे मेडिकल सिस्टम पूरा फ्री है कंपेरिजन टू यूएसए। अब यूएसए की बात करूँ तो अगर यूएसए में अगर आप एक एम्बुलेंस ही बुलाते हो ना तो उसको भी यार पे करना पड़ता है, और वहाँ पे कोई मेडिकल सिस्टम कोई फ्री नहीं है, और सबके पे करना पड़ता है, वो भी हाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आप मतलब यहाँ पे आपका मेडिकल सिस्टम पूरा का पूरा फ्री है। हाँ, मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे यूके में थोड़ा सा डिले हो जाता है। मान के चलो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद आपका जाके नंबर आता है, ये थोड़ा सा मिस पॉइंट है यूके का। लेकिन यहाँ पे मेडिकल सिस्टम पूरा का पूरा फ्री है और कंपेरिजन टू यूएसए। तो यूएसए थोड़ा सा हेल्थ के मामले में थोड़ा सा डाउन मैं करता हूँ उसको, और यूके को थोड़ा सा अप करता हूँ। तो आप बाकी कंपैरिजन कर लेना कहाँ पे आपको हेल्थ सिस्टम ज़्यादा बेटर लग रहा है। बात कर लेते हैं फिफ्थ टॉपिक के ऊपर। तो फिफ्थ टॉपिक होने वाला हमारा एजुकेशन, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो बंदा पहले यार इंडिया बैठ के या फिर कोई सी भी कंट्री बैठ के ये सोचता है यार हमारे लिए कौन सी कंट्री बेस्ट होगी पढ़ाई के पर्पज़ से। अगर पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हो तो बात कर लेते हैं यूएसए की। तो अगर आपके पास मोटा बहुत सारा पैसा है तो आप यूएसए में आके पढ़ाई कर सकते हैं। यूएसए में पढ़ाई करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे प्लेसमेंट, जिस कॉलेज में आप कोई से भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे ना तो वो खुद का कॉलेज वहाँ पे आपको वो देता है, प्लेसमेंट देता है, वहाँ पे आपको खुद नौकरी जॉब प्रोवाइड करवाती है। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आपको जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वो आपको प्लेसमेंट नहीं देती है, बहुत ही रेयर जो कॉलेज हैं वो देती हैं। लेकिन हाँ, यूके में ये सीन है कि यहाँ की जो स्टडी है वो वर्ल्ड वाइड है। लेकिन यार यूएसए की भी कम थोड़ी है, यूएसए में भी काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है, मतलब और हर जगह उनकी वैल्यू है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस यार यूएसए में बहुत ज़्यादा, मान के चलो अगर मास्टर्स आप करने जा रहे हो वहाँ पे यूएसए में 2 साल का मास्टर्स होता है। यूके में आप 1 साल में मास्टर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं। यूके में अगर आप 1 साल के मास्टर्स की फ़ीस 12 से 13 लाख रुपए है, वहीं पे यूएसए में आपकी 2 साल की मास्टर्स की फ़ीस मतलब 2 साल की होती है, 1 साल की मास्टर्स की फ़ीस लगा लो कि 20 से 25 लाख रुपए के समथिंग अराउंड आ जाती है 1 साल की। तो यार काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इस वजह से अगर आपको मतलब ज़्यादा मोटा पैसा है और आपको पूरा प्लेसमेंट चाहिए, अपना फ्यूचर पूरा से 100% सिक्योर करना है, तो आपके लिए यूएसए बेटर है कंपेरिजन टू यूके। बात कर लेता हूँ मैं 6th पॉइंट की। अब जब बंदा ना इंडिया रहता है, कोई सी कंट्री रहता है ना, तो ये सोचता है कि यार मैं साल में कितनी बार आ सकता हूँ या मैं कितने साल में आ सकता हूँ अपने इंडिया में घर घूमने के लिए ना, अगर वहाँ में सेटल हो गया। तो यार 6वां पॉइंट यही है कि आपकी फ़्लाइट डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब अगर मैं बात कर लूँ यूएसए की, तो यूएसए में लग जाता है करीबन 18-19 घंटे लग जाते हैं फ़्लाइट के अंदर। वहीं यूके की बात करें तो यार मात्र 8 घंटे में आप इंडिया से यूके आ सकते हैं। तो काफ़ी मतलब प्लस पॉइंट मानता हूँ यूके का मैं। तो यार अब बात कर लेते हैं 7th पॉइंट के ऊपर। तो यार हमारा एजुकेशन हो गई,
जॉब्स हो गई और हेल्थ हो गया। अब बात आती है बंदा क्या सोचता है यार, घर यहाँ पे हम रहेंगे तो हमारा खुद का घर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ यूएसए में तो घर के प्राइसेस है ना और वहाँ के जो टैक्सेस है काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेरिजन टू यूके। अब यूके मान के चलो मेरा ये पीछे आप घर देख रहे हैं, छोटा सा ही घर है, आपको वीडियो में पूरा दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसी घर की कॉस्ट की बात करूँ ना, अगर आप ये घर लेना चाहते हैं यूके के अंदर, तो ये मात्र यहाँ के, मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 1 से 1.5 करोड़ का घर आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूँ, आपको यही घर 15 से 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ तक का मिलेगा भाई यूएसए के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्राइस पड़ जाता है यूएसए में घरों के, और मतलब प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है वहाँ पे ना। तो अब आता है मेन पॉइंट। तो सबसे तो पहला बंदे का दिमाग में यह उठता है कि यार पीआर, बंदा बाहर क्यों आता है कि यार किस कंट्री में सबसे ईजिली तरीके से पीआर हमें मिल जाएगी। तो बात करता हूँ 8वें पॉइंट की, पीआर की। तो भाई अगर मैं बात करूँ यूएसए की, पहले हम यूएसए की बात कर लेते हैं, यूएसए में पीआर कैसे मिलता है। तो हम पहले बात करते हैं यूएसए में क्या होता है कि ग्रीन कार्ड चलता है। आपको यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलता है। ग्रीन कार्ड की जो ड्यूरेशन होती है वो 10 ईयर होती है। 10 ईयर में आप ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी होती है। उसके बीच में आप कहीं भी कंट्री में मूव कर सकते हैं, इंडिया जा सकते हैं, इंडिया से आ सकते हैं, यहाँ पे किसी और कंट्री में जा सकते हैं, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। मतलब कि एक तरीके से आपका वो सेकंड पीआर ही है ग्रीन कार्ड, अगर आपको अमेरिका में या फिर यूएसए में मिल जाए तो। अब यार ये ग्रीन कार्ड बनता मतलब कैसे मिलेगा आपको, कितना आपको टाइम देना पड़ेगा, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या लिमिटेशन होगी, कैसे बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या उसकी चीज़ें हों। तो यार पहले ही हम बात कर लेते हैं E2 वीज़ा के लिए कि E2 वीज़ा होता है डिग्री होल्डर्स के लिए। तो पहला टॉपिक हमारा यही है कि हम ग्रीन कार्ड कैसे हमें कैसे अप्लाई करें। तो पहला स्टेप है हमारा उसको कैसे अप्लाई करें। तो पहला है हमारा E2 वीज़ा। तो E2 वीज़ा होता है डिग्री होल्डर्स के लिए। तो डिग्री होल्डर्स का बोले तो जैसे कि हम इंडिया में बैठे हैं तो मोस्टली बंदे क्या करते हैं ना, स्टडी वीज़ा पे ही आते हैं। तो स्टडी वीज़ा का सीन कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी भी स्टडी का वीज़ा लगवाते हैं यूएसए में तो आपका लगता है 5 साल का वीज़ा। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तब भी, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तब भी, मान के चलो आपका मास्टर्स 2 साल का है तो आप 3 साल रह गए तो 3 साल में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। उसके बाद आपको 5 साल और वहाँ पे आपको देने पड़ते हैं यूएसए के अंदर। वो आप चाहे स्पॉन्सरशिप में ले लो, चाहे आपको कोई हायर कर रहा हो वो कर लो, लेकिन उसके बाद स्टडी के 5 साल बाद आपको 5 साल वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये कुछ डिग्री होल्डर्स का कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि आपको वहाँ पे करीबन 10 साल वहाँ पे आपको टिकाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अब मैं दूसरे टॉपिक की ओर बात करूँ कि हमारा दूसरा वे कौन सा है कि यूएसए में और किस तरीके से हम ग्रीन कार्ड हम ले सकते हैं। क्योंकि यार मेन जो टॉपिक हमारा ना ये पीआर का ही है कि यार कौन से कंट्री में सबसे इजीली तरीके से पीआर मिल जाएगा और कैसे कैसे मिलेगा। तो दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है मैरिज बेस। तो मैरिज बेस का मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि मैरिज बेस के ऊपर आप वहाँ पे पीआर ले सकते हैं। मान के चलो कि अगर आप एक इंडियन है और यूएसए में आप स्टडी कर रहे हो या फिर वर्क कर रहे हो, तो वहाँ के जो सिटीजनशिप होगा, वहाँ का जो पीआर कोई लेडीज होगी या फिर कोई आदमी होगा जो वहाँ का पीआर है, तो वहाँ से उसके साथ शादी करके आप वहाँ पे पीआर इजीली तरीके से ले सकते हो। तो उसमें भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन है, वो आप डिटेल में पढ़ लेना। लेकिन मोटा मोटा यही कि वहाँ पे आपको किसी पीआर बंदे से शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरा वे हमारा ये हो जाता है। तीसरा वे हमारा होता है जो हमारे जो अवार्ड्स होते हैं इंडिया में, आपको अवार्ड्स मिले हो, लाइक ऑस्कर अवार्ड्स मिला हो, या फिर आप मतलब किसी एक मतलब रियर पर्सनों में गिने जाते हो इंडिया के अंदर, या आपको अवार्ड मिला हो, या फिर आप बहुत ही बड़े मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी हो, आपको अर्जुन पुरस्कार मिला हो, आपको कोई अवार्ड मिला हो, तो ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है यूएसए। या फिर यूके की बात कर ले तो दोनों ही जगह सेम है। तो ऐसे लोगों को काफ़ी जल्दी हमें ग्रीन कार्ड वो अप्लाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इनको काफ़ी जल्दी चांस मिल जाता है। लेकिन ऐसे बंदे तो बहुत रेयर होते हैं ना। तो एक तो ये हो गया। अब मैं बात कर लूँ चौथे की, जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है। मतलब फोर्थ स्टेप में आप क्या मतलब कौन सा वे है, हमारा चौथा वे होता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक वकील हैं, हायर लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपने नेशनल लेवल पे काम किया अपने कंट्री में, अगर आप बहुत ही हाई लेवल की, बहुत ही अच्छी एजुकेशन कर रखी है और आप डॉक्टर हैं अपने इंडिया में काफ़ी हाई लेवल की, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती है यूएसए गवर्नमेंट और यूके की भी गवर्नमेंट। तो इन लोगों को काफ़ी जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाता है विदिन 3 मंथ्स के अंदर। तो ऐसे लोग काफ़ी जल्दी अप्लाई करते हैं और उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो सबसे अपॉर्चुनिटी बंदों की यही होती है। अगर आप डॉक्टर है हाई लेवल के, नेशनल लेवल के डॉक्टर हैं और वकील हैं, या फिर आप इंजीनियर हैं, तो आप भाई अप्लाई कर सकते हैं यूएसए में ग्रीन कार्ड के लिए, ईजिली मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को मिल जाता है। अब बात कर लें कि जो हमारा 5वां है वे है आने का पीआर लेने का, वो है असाइलम। तो भाई असाइलम का सीन तो भाई कुछ इस तरीके से है। तो भाई ये 2 नंबर में आ जाता है।
कि हमें अपने एक देश से ख़तरा है, यहाँ पे आके आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ती है कि क्या ख़तरा है क्या नहीं। उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। तो मतलब 2 नंबर में बंदे आते हैं कि हमें अपने देश से ख़तरा है, तो हमें अपने आपके कंट्री में पीआर चाहिए यानी कि नागरिकता चाहिए, हमें अपने देश से ख़तरा है। तो वहाँ की जो यूएसए गवर्नमेंट या फिर यूके की गवर्नमेंट आपको कहती है कि कोई कागज़ दिखाओ, मतलब उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो कुछ बंदे ऐसे भी आके यहाँ पे पीआर लेते हैं, असाइलम डाल देते हैं, तो 10-10 15-15 साल उनको भी लग जाते हैं यहाँ पीआर लेने में। जो बंदे असाइलम से आते हैं यहाँ पे 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। लेते हैं कि कौन सा और वे छठा वे होता है हमारा स्किल्ड वीज़ा। अगर आप में कोई टैलेंट है, लाइक आप कोई मिस्त्री हैं, आप मैकेनिक हैं, मतलब जो उस कंट्री में ना हो, यानी कि मैकेनिक बहुत कम मिलेंगे और राजमिस्त्री जिसे कहते हैं, इंजीनियर काफ़ी कम मिलेंगे, मतलब जो घर वर बनाते हैं। तो अगर आप में कोई स्किल है, स्किल्ड वीज़ा पे आप इजीली तरीके से यहाँ पे यूएसए में आ सकते हैं और अपना ग्रीन कार्ड ले सकते हैं 5 साल के बाद। मान के चलो आपने यूएसए की फ़ाइल लगाई स्किल्ड वीज़ा के लिए, तो आप वहाँ पे 5 साल काम करो, 5 साल के बाद आप ना ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। तो ये कुछ वे होते हैं यूएसए में आने के लिए। अब मैं करूँ यूके की, तो यूके में पहला जो स्टेप होता है कि यहाँ पे आप कैसे पीआर ले सकते हैं। तो पहला मैं वही बताऊंगा कि डिग्री होल्डर के लिए, तो जैसे कि आप स्टडी वीज़ा लेके यहाँ पे आते हैं, बैचलर या मास्टर्स की बात कर ले, तो मान के चलो आपका मास्टर्स 1 ईयर का, तो आपका 1 ईयर का ही वीज़ा लगेगा, ना कि आपका 5 साल के लिए लगेगा यूएसए के मुकाबले। अगर आपका 3 साल का बैचलर है तो आपका 3 साल का ही वीज़ा लगेगा, ना कि 5 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, मान के चलो अगर हम मास्टर्स की बात कर लेते हैं, अगर हम मास्टर्स की बात कर लेते हैं, मास्टर्स का आप मास्टर्स करने यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। मास्टर्स होती है आपकी 1 साल की, तो आपकी 1 साल की यहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, PSW अप्लाई करोगे 1 साल बाद, जो कि यहाँ के मतलब जो भी आप कॉलेज में पढ़ोगे ना, तो वो आपको PSW यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देगा आपको 2 साल के लिए। 3 साल आपके ये हो गए, तो ये 3 साल आपके काउंट नहीं होंगे आपके पीआर में। उसके बाद आपको 5 साल यहाँ पे टिकाने होंगे, अदर इसके मतलब इन 3 सालों के अलावा आपको 5 साल यहाँ पे टिकाने होंगे, यानी काम करना पड़ेगा किसी कंपनी में या फिर किसी कोई आपको स्पॉन्सर करेगा यहाँ पे, मतलब आपको 5 साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूएसए में ग्रीन कार्ड होता है, वैसे ILR यहाँ पे होता है। तो आप उन 5 सालों के बाद यहाँ पे ILR अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब काफ़ी स्टिक होता जा रहा है पीआर के मामले में, जो कि बंदे बहुत पहले आ गए हैं ना, तो उनके लिए काफ़ी इजी था पीआर यहाँ पे। लेकिन अब काफ़ी ड्यूरेशन उन्होंने बढ़ा दिया, 5 साल की जगह 7 साल कर दिया। अब मैंने सुनने में आ रहा है कि 10 साल कर देंगे, तो यार काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इस मामले में यार मैं यूएसए को काफ़ी प्रायोरिटी देता हूँ कि वहाँ पर थोड़ा सा पीआर ईजी मिल जाता है। बाकी अगर दूसरी बात करें मैरिज की, तो मैरिज भी सेम, यहाँ के पीआर के किसी से बंदे से शादी कर लो तो पीआर मिल जाएगी। तीसरा है कि यार कोई अवार्ड मिला हो आपको, कोई ऑस्कर अवार्ड मिला हो, कोई अर्जुन पुरस्कार मिला हो, तो आपको इजीली पीआर यहाँ मिल जाती है। तीसरे वे की बात करें, 4th वे की, तो अगर आप यहाँ पे टॉप लेवल के साइंटिस्ट है, लॉयर है, वही यूएसए की सेम तरह साइंटिस्ट है, लॉयर है या फिर इंजीनियर है, टॉप लेवल के, नेशनल लेवल के, तो यहाँ पर आप ईजिली आप वर्क पे आओ डायरेक्ट और अपना ILR अप्लाई कर दो। और फिर होता है असाइलम, जैसे कि यहाँ भी लोग आते हैं असाइलम लेके, तो प्रोसेस सीधी यही है इनकी। यहाँ भी इनको 10-10 15 20 साल लग जाते हैं पीआर लेने के लिए। जो बंदे असाइलम लेके आते हैं कि हाँ हमें अपनी कंट्री से खतरा है, तो उस बेस पे भी बंदे आते हैं। और फिर वही लास्ट में वही टॉपिक है स्किल्ड वीज़ा। स्किल्ड वीज़ा यहाँ भी कम है, मतलब जो चीज़ यहाँ पे नहीं आती, मतलब कि चलो राजमिस्त्री नहीं है यहाँ, बहुत रियर मिलते हैं। अगर आपको स्किल आती है तो आप वो वीज़ा लगवा के 5 साल रहो, फिर उसके बाद ILR अप्लाई करो। तो यार ये भी कुछ वे हैं यहाँ पे पीआर लेने के। तो यार मैं बात करता हूँ 9th टॉपिक की, जो कि होने वाली है हम कितना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यार अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट में आपको फुल टाइम तो अलाउ नहीं होगा, चाहे यूएसए की बात कर लो चाहे यूके की बात कर लो। अगर आप यूएसए में हैं तो वहाँ भी आपको वीक के 20 आवर ही अलाउ है लीगली काम करने के, ठीक है। तो वहाँ के जो वेजेस रेट है वो है यूएसए में $7.25 US डॉलर, जो कि कहते हैं ना, तो 1 घंटे का वहाँ पे आपको $7.25 मिलेगा। वो आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। तो 1 घंटे कुछ वेजेस रेट वहाँ पे ये चल रहे हैं, और आप वीक के 20 आवर काम कर सकते हो जब तक आप स्टूडेंट हो, ठीक है। और अगर मैं सेम यूके की बात करूँ तो यूके में भी सेम यही सीन है कि अगर आप मतलब वीक के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप वीक के 20 आवर काम कर सकते हो। और यहाँ पे जो वेजेस रेट चलते हैं 1 घंटे के, वो चलते हैं 11.44 यानी कि 11.44 पाउंड्स चलते हैं यहाँ पे 1 घंटे के। तो आप कंपेरिजन कर सकते हो। और जब आप फुल टाइम में आ जाओगे यूएसए के अंदर चाहे यूके के अंदर, तो आप फिर फुल टाइम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो जॉब मिलेगी वहाँ पे इजी तरीके से वो आपको यूएसए में मिल जाएगी, काफ़ी इजी वे होता है कंपेयर टू यूके। तो आप खुद डिसीजन ले लो कौन से में ज़्यादा पैसा बन रहा है, कौन से में नहीं, और कहाँ में ज़्यादा कमा सकता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
10वें टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो ये जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है क्राइम रेट के ऊपर। तो यार जब आप बैठे हो वहाँ पे सोचते हो ना यार कहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे हम सेफ़ रह सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ यूएसए की। यूएसए में क्राइम रेट भाई ज़्यादा है, हाई है। मान के चलो कि 70 to 75% वहाँ पे क्राइम रेट होते हैं। हर आधे घंटे में एक बंदे की मर्डर हो जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें यूके का, तो यूके में क्राइम होते हैं लेकिन इतने नहीं होते। लाइक 50 to 55% क्राइम यहाँ भी होते हैं, लेकिन यूएसए के मुकाबले नहीं होती। तो यार यूएसए में क्राइम रेट ज़्यादा है कंपेरिजन टू यूके। तो आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे सेफ हो, कहाँ पे नहीं ना। तो यार ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। जो भी बंदा ना स्टूडेंट अपने इंडिया में बैठ के या फिर कोई भी एशियन कंट्री में बैठ के सोचता है कि कौन सी कंट्री मूव करे, तो सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए जो भी मेरे दिमाग में आ रहे थे। बाकी कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट बता देना, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर मैंने जितने भी टॉपिक बताए ना इसके ऊपर आपको डिटेल में कुछ आपको डाउट हो कि हाँ भाई इसमें डिटेल में बताओ, तो बताना नीचे कमेंट में, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिसर्च करके आपको बता दूंगा। और बाकी तो कुछ नहीं रह गया। हाँ वेदर का रह गया, सॉरी लास्ट में वेदर बता दूं तो वेदर ऑलमोस्ट यूके का यूएसए का सेम ही है। आप दोनों जगह अपना मतलब इंडियन वाली फील ले सकते हो। इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं होती और इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती यहाँ पे। मतलब नॉर्मल वे चलता है कंपेयर टू कनाडा में। अगर कनाडा की बात करो तो कनाडा का वेदर काफ़ी ज़्यादा हार्श है। वहाँ पे मतलब 12 के 12 महीने काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यार मतलब यहाँ पे तो ऐसा सही नहीं है। यूके यूएसए में आप इजीली तरीके से रह सकते हो। ठंड भी यहाँ पे नॉर्मली है और गर्मी भी नॉर्मली है। तो ये कुछ वे थे, कुछ पॉइंट थे यूएसए और यूके के बारे में। तो यार बताना मैं नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर कवर करूँ अपने यहाँ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। जो भी बच्चे इंटेक में आने वाले हैं या फिर कोई सोच रहे हैं, कोई अब्रॉड जाने की सोच रहा है, तो बताना नीचे कमेंट में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिसको भी ज़रूरत हो शेयर कर देना यार प्लीज़। और जितने बंदे देखते हैं सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ इससे भी अच्छी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।